आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन के अंतर्गत भाग 9 में चर्चा करेंगे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। गत वीडियो आपने देखे जिनके अंतर्गत हमने चर्चा परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में की थी और आज गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को डिटेल में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, सूर्य आप सभी ने देखा है, आप इस सब से जानकारी रखते हैं। क्या है सूर्य, थोड़ा सा इसके परिचय दे देते हैं आपको। देखिए, सूर्य जो है, जिसको आप क्या कहते हैं, सन कहते हैं, और सन से जो एनर्जी मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल आसान है। सूर्य से मिलने वाले ताप, सूर्य से क्या मिलता है, ताप मिलता है, और क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है, और उसको आप यह कह सकते हैं सन से हमें हीट और लाइट दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, जहां बशर्ते चांद से सिर्फ हमें क्या है, रोशनी प्राप्त होती है, ताप प्राप्त नहीं होता। तो ये खास बात है सूर्य की कि सूरज से हमें क्या प्राप्त होता है, हीट भी मिल रही है और क्या मिल रही है, इसके साथ साथ लाइट भी मिल रही है, यानी कि रोशनी भी मिल रही है, यानी कि दोनों ही चीजें हमें सूर्य से प्राप्त हो रही है। सूर्य के अंतर्गत अगर देखें, वैज्ञानिकता पे थोड़ी सी नजर डालें इसके, तो सूर्य का जो संरचना है उसके अंदर दो प्रकार की गैसें होती हैं। एक हाइड्रोजन होती है सूर्य में, एक दूसरी गैस होती है हीलियम होती है। और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हीलियम में कन्वर्ट होती है, और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको फ्यूजन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन प्रक्रिया के, यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है और जो सूर्य है उसमें अपार ऊर्जा उसको मिलती रहती है। और ये ऐसी ऊर्जा है जो ब्रिटिश एक लेखक रहे हैं हरमन स्केयर ने, सोलर मिशन नाम की उनकी एक पुस्तक निकली है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये उल्लेख किया है कि सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो पृथ्वी पर सभी मानव जाति को समान सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करती है। इसका मतलब यह हुआ एकमात्र ऐसी ऊर्जा जो सभी व्यक्तियों का, जिसपे क्या है, एकमात्र सभी का बराबर बराबर अधिकार है, यानी कि उसमें यह नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को ज्यादा मिल रही, किसी को कम मिल रही है। आपने खुद देखा है, अगर आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं तो कोई उसमें दीवार नहीं, कोई अमीरी की दीवार नहीं, कोई गरीबी की दीवार नहीं, यानी कि सबके लिए समान रूप से प्राप्त हो रही है। तो ये सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक ऐसा स्रोत है जिसकी सीमाएं अनंत है। तो आप आगे लिखिए, सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी अभी मैंने चर्चा की कि सूर्य से हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है और क्या मिल रहा है, लाइट मिल रही है। क्लियर। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो सौर सेल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। वोल्टिक सेल कहा जाता है, फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं ये। और ये सोलर फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आप ये देख सकते हैं, जैसे इस घर की छत के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, गांव में भी सिंचाई करने के लिए खेतों में इस तरीके के उपकरण आज काम में लिए जा रहे हैं। सरकार भारी रियायत के ऊपर उनको, किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही है और सभी इसका फायदा उठा रहे हैं। आप ये देखिए, दिन के समय प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो ये कहां से, सूर्य से जो प्रकाश आया वह फोटोवोल्टिक सेल्स में, इन सेल में क्या होता है, आ जाता है। अब इसके उपरांत क्या होता है, यहां से सेकंड नंबर पे यहां जाता है, यहां एक कंट्रोल डिवाइस लगा होता है। वह कंट्रोल डिवाइस जो ऊर्जा आई उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने के उपरांत यहां पर फिर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ब्रेक बॉक्सर लगा रहता है, ब्रेक बॉक्स होता है, जो फिर क्या करता है, अंदर विद्युत का क्या करता है, संचार करता है। अब अंदर घर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम विद्युत के उपयोग, रेफ्रिजरेटर चलाना है, रोशनी करनी है, विभिन्न जो भी जितने भी तकनीकी उपकरण हैं उन सबको कार्य करने के लिए हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से, इतना आसान है सौर ऊर्जा का उपयोग करना, बशर्ते एक बार इसको लगाने का खर्चा जरूर आता है। आगे लिखिए, सौर ऊर्जा तैयार करने के लिए कई सेलों को सोलर पैनलों से
तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है। मतलब बहुत सारे सेल्स हैं। कैसे हैं, खासकर मैं बताऊं, इसमें क्या है, सिलिकॉन सेल काम में लिए जाते हैं। सिलिकॉन सेल होते हैं, ये काम में लिए जाते हैं और इन्हीं से फोटोवोल्टिक सेल बनते हैं। आप ये देखिए, ये एक सोलर बैटरी है, सोलर बैटरी है ये, आप ये देख रहे हैं। अब यहां से इस पैनल में ऊर्जा आई, नीचे बैटरी में क्या हुई, ये जमा हो गई यहां बैटरी के अंदर, ये बैटरी में जमा हुई। ये इसका सर्किट बना हुआ है जिसमें एल्युमिनियम का सर्किट होता है और इस तरीके से ये इसमें संग्रहित हो जाती है। संग्रहित होने के बाद अब आप ये देखिए, इन्हीं पैनल्स को क्या किया गया है, सभी को जोड़ दिया गया है। कितने सारे पैनल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, कितने, मतलब जितना बड़ी आपकी छत है, जितना बड़ा क्षेत्र, उसमें इन सब को अगर ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें इन पैनलों को उतना ही विस्तारित करना पड़ता है। और क्योंकि जितने विस्तारित होंगे उतना ही सूर्य के प्रकाश को ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और बैटरी में क्या करेंगे, संचयन कर लेते हैं। उसके बाद इस विद्युत को क्या किया जाता है, प्रसारित कर दिया जाता है। तो प्रक्रिया बहुत आसान है इसकी। आगे देखते हैं, किन इलाकों में, खासकर जो इलाके जहां धूप की प्रचुरता होती है, वहां सौर ऊर्जा तो सोने पे सुहागा है। मतलब इतनी ऊर्जा दिन में, अगर आप, भारत में एक औसत बताया गया है कि भारत में औसतन 300 दिन हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यानी कि अब आप समझ चुके हैं, यानी कि विश्व के में अगर नजर डाली जाए तो कौन से ऐसे स्थान हैं, यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री आपके दक्षिण, यानी कि इन इलाकों में अगर हम देखें, यानी कि वह प्रदेश क्या है, उष्णकटिबंधीय देश। विशेष रूप से आप लिख सकते हैं उष्णकटिबंधीय जो देश हैं, यानी कि हम विषुवतरेखीय प्रदेशों की भी बात करें तो वहां पर भी 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात होती है उसी स्थान पे, और तापमान भी अधिक मिलता है। परंतु वहां क्या है, हर दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में वर्षा हो जाती है, तो दोपहर बाद बादल हो जाते हैं, सवनीय प्रकार की वर्षा। यानी कि उन स्थानों को छोड़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, यानी कि 10 डिग्री से और ऊपर की तरफ चलते हैं, तो विशेष से आप रूप से आप याद रखेंगे, कहां, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा वाले स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लिखिए, उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। आप ये देख रखे हैं, ये विभिन्न प्रकार के घरों में आप किस तरीके से, देखिए कई तो ऐसे इलाके हैं, कैरिबियन देशों के इलाके हैं, और ये आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड के इलाके हैं, जहां पर बहुतायत में, यानी कि ऐसी ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लिया जा रहा है। अब तो सरकार इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी रिलीज कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करें। अब सौर ऊर्जा का उपयोग है, कहां कहां इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, यानी कि अगर हम पारंपरिक पुराने समय से बात करें तो पुराने समय में आप देखिए किसान भाई क्या करते थे, फसलों को काटने के उपरांत खुले में सुखा दिया करते थे। माताएं बहनें हैं, वह भी अपनी चीज़ों को सुखाने के लिए गेहूं को धोया, उसके बाद सुखा दिया। तो आप ये मानिए आराम से हर चीज़ को, कपड़े सुखाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में ये तो इसका एक पारंपरिक प्रयोग किया जा रहा था। परंतु शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में और हीट और लाइट के रूप में इसका इस्तेमाल जब तकनीक आई, उस तकनीक के साथ, ये प्रौद्योगिकी के साथ ये ज़्यादा और विकसित हुआ। और आप ये देखिए उसका उपयोग धीरे धीरे छोटे छोटे सोलर कुकर्स बनाए गए। सोलर कुकर यानी कि जिनमें भोजन बनाया जा सकता है, बड़ा आसानी से आप बना सकते हो। एक डब्बा इस तरीके से लीजिए, उस डब्बे के अंदर यहाँ आप दर्पण लगाइए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, दर्पण लगा दीजिए, और दर्पण के नीचे क्या है, नीचे उसको काले रंग का, और उसमें क्या है, एल्युमिनियम के छोटे छोटे किसके बर्तन रखोगे, एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम की खास बात क्या है, जैसे आपके घर में कुकर होता है वह भी एल्युमिनियम का बना होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये एक खास बात है। तो इस तरीके से आप अब दर्पण से में जो सूर्य का प्रकाश आएगा वह रिफ्लेक्ट होके इस बर्तन पे पड़ेगा, इस बर्तन में जो भी चीज़ है वह तुरंत क्या होगी, बॉयल हो जाएगी, उबल जाएगी, पक जाएगी। तो ये इसके खास प्रयोग है, सोलर कुकर में कर सकते हैं आप। पानी को साफ करने में, आजकल वाटर को रिफाइन करने में, उसको साफ करने में भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल लिया जाता है।
नोट कर लीजिए, सौर तापक होते हैं और खासकर घरों के अंदर सौर तापक विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, जैसे लद्दाख के अंदर जो तापमान है वह सामान्य -30 तक का चला जाता है। और आप ये देखिए वहाँ के घरों में इस तरीके के, और वहाँ सौर ऊर्जा बहुत मिलती है लद्दाख वाले इलाकों में, तो वहाँ पर सोलर पैनल्स ऐसे लगे रहते हैं और जो ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि घरों के अंदर का तापमान सामान्य 20 डिग्री का, यानी कि दिल्ली के बराबर का तापमान वहाँ देखने को मिलता है। और बाहरी तापमान देखेंगे तो बाहरी तापमान -30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में मिलता है। तो आप ये देखिए सौर तापक जो होते हैं उनका कितना अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी तरीके से सौर कुकर है, सोलर ड्रायर है जिससे सुखाया जा सकता है, ड्रायर का इस्तेमाल है। साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी इसका प्रयोग होता है। आपने देखा है सड़क के किनारे हैं इस तरह स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, उनसे रोशनी दिन में चार्ज हो जाती है, रात के समय क्या है उनसे रोशनी प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत पे इस तरीके से सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है आज। और इसी तरीके से यातायात के संकेत आपने देखा है, लाल, पीली, हरी 3 बत्तियां होती है, उनको संकेतक चलते हैं वहाँ ऊर्जा कहाँ से, तो वह भी बहुत अच्छा स्रोत है कि वहाँ पर सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। उन फोटोवोल्टिक सेल्स क्या है चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के उपरांत वह दिन रात आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो ये इनके उपयोग है, यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी आप देख सकते हैं, बिजली बनाने के लिए है, सोलर ट्रांसपोर्टेशन की अभी बात करेंगे, विमान भी बना दिए गए हैं, बड़ी रोचक बात है। सोलर हीटर अभी मैंने जिसका आपको चित्र बताया, सोलर हीटर ऐसे बना सकते हैं, आप खुद घर पे बना सकते हैं इसको। ये सोलर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सारी के सारे आपको दिखाए गए हैं, कई यंत्र हैं जो तकनीक के माध्यम से सौर ऊर्जा को उनमें उपयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं, बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के साधनों में। तो आप ये मानिए पूरा का पूरा एक विमान बना दिया गया, उस विमान का नाम क्या है, सोलर इम्पल्स, सोलर इम्पल्स 2। ये बात है 26 जुलाई 2016 की, जब अबू धाबी से इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और वहां से उड़ते हुए इसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा डाला। आप ये मानिए चार्ज होता गया, देखिए कितनी बड़ी इसकी पंखुड़ियां हैं, ये है सोलर इम्पल्स। तो नोट कर लीजिए क्या है, सूर्य की शक्ति का उपयोग दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए सोलर इम्पल्स 2 विमान तैयार किया गया। और इसको उड़ाने वाले थे बर्टर्ड पिकार्ड और आंद्रे ब्रॉसबर्ग ने आबू धाबी में इस विमान को सफलतापूर्वक उतारा। तारीख कौन सी थी, 26 जुलाई 2016 की। तो आप ये देखिए कितनी लंबी यात्रा, भारत में भी ये आया था पूरे हर जगह, क्योंकि कितनी लंबी यात्रा की इसने, 42,000 किलोमीटर की यात्रा की, यानी कि पूरी की पूरी परिधि जो है वो कितनी है, 42,000 किलोमीटर है। नोट कर लीजिए, इस यात्रा में लगभग 45 मील प्रति घंटा या फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ा, और इसने औसतन गति से 26,000 मील या फिर आप 42,000 किलोमीटर, मील में भी दे रखा है और किलोमीटर में, दोनों में इसने यात्रा दूरी को तय किया। तो आप ये देख रहे हैं सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आगे देखते हैं, इसी तरीके से विश्व में प्रथम सौर ऊर्जा पर आधारित एक बस स्टैंड बनाया गया, वहां पवन से भी संचालित होता है। पवन ऊर्जा को अगले पार्ट में हम देखेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। वह भी एक क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, विंड एनर्जी पे बात करेंगे। तो इसी आधार पे स्कॉटलैंड जो है वह पहला ऐसा देश है, स्कॉटलैंड कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित है। स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश है जहां पर क्या, सौर और पवन चालित बस अड्डा कहां पर है, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड नोट कर लीजिए कहां है, यूरोप का एक देश है स्कॉटलैंड। और आप ये देखिए पूरा का पूरा बस स्टैंड, किस तरीके से हम ऊर्जा का संचय कर सकते हैं, कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी ऊर्जा। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगिता है किसकी, सौर ऊर्जा की। आप ये देखिए इस तरीके से ये बसेज हैं, ये भी तैयार करी गई है जो रिचार्ज हो जाती हैं सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेलों से और यात्रा करती है। तो आने वाले समय में इसका प्रयोग होने वाला है। ये एक भविष्य की एक संचय ऊर्जा है जो कई वर्षों से काम में ली जा रही है, परंतु तकनीक का इस्तेमाल अभी किया गया है और ये आने के लिए हमारा भविष्य जो है वह बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे हम इसको काम में लेने के उपरांत। बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं
भारत में सौर ऊर्जा के बढ़ते कदम, यानी कि भारत में भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने में भारत कहीं पीछे नहीं रहा है। एक नज़र डालते हैं, नोट कीजिए। भारत में 300 दिन यानी कि औसत 5 किलोवाट वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में बात की कि अगर अमूमन देखा जाए 365 दिन से, तो भारत की जो स्थिति है वहाँ पर 300 दिन तक हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती रहती है, यानी कि सूर्य दिखाई देता है, बादल यानी कि मेघाच्छिद नहीं होता है, बादल नहीं छाए रहते, ये खास बात है। विशेष रूप से राज्यों पे नज़र डालेंगे तो राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये विशेष ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए जो कदम है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास का कार्य सौर ऊर्जा आधारित किया जा रहा है। नोट कर लीजिए, राजस्थान है। राजस्थान में मैं आपको जानकारी दे दूं, जयपुर का तो अभी पढ़ेंगे, बढ़ला है और बाप, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर सौर ऊर्जा के संयंत्र अभी नवीनतम लगाए गए हैं। बढ़ला के अंतर्गत जहां सौर संयंत्र बनाए जा रहे हैं, बहुत तीव्र गति से वहां कार्य चल रहा है। इसी तरीके से गुजरात है, गुजरात में कच्छ का रण है, वहां भुज स्थान है, पश्चिम की तरफ वहां स्थिति देखेंगे आप, ये देख सकते हैं मानचित्र में, यहां देख लीजिए, ये जो इलाका है यहाँ का, ठीक है, भुज, तो ये जो इलाका है, इन इलाके में भी क्या है, पर्याप्त सौर ऊर्जा के संभावनाएं देखने को मिल रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पे महाराष्ट्र का इलाका है, इस इलाके में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो विदर्भ का इलाका है, विशेष रूप से वहाँ पर सौर ऊर्जा का बहुतायत इस्तेमाल हो रहा है। इसका विशेष लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जयपुर, कहाँ पर, जयपुर में स्ट्रीट लाइट्स, ये देख रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स कहाँ लगा दी गई हैं, जयपुर में लगा दी गई हैं। और सौर लालटेन, ये स्कीम 2009 में शुरुआत कर दी गई। आप ये देखिए, अभी 2021 चल रहा है, 2009 में इसकी शुरुआत हो गई थी। सभी स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा पर गांव आधारित हैं, जिसे सौर ऊर्जा से पूर्णतः विद्युतीकरण कर दिया गया। मतलब गांव में आप ये देखिए, एक टारगेट लेके चले, पूरे गांव को ही सौर ऊर्जा आधारित वहां पर स्ट्रीट लाइट्स पूरी लगा दी गई। अब स्ट्रीट लाइट आप देखिए कितनी खपत होती है उनसे, और दिन में चार्ज होंगी, रात में क्या होगा, आसानी से सुरक्षा भी रहेगी, रोशनी भी रहेगी। तो ये सौर ऊर्जा के अपने ही फायदे हैं। आगे लिखिए, भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स काम में ले जाते हैं। जो संयंत्र का है पश्चिम बंगाल के वर्धमान, कहां पर, वर्धमान जिले के डिसरगढ़ में स्थापित किया गया था। इसी तरीके से एशिया का सबसे विशाल सौर ताप विद्युत संयंत्र कहां, नागपुर में स्थापित किया गया। नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर। ये आप देख रहे हैं, ये नागपुर का ही चित्र दिखाया गया है, ये नागपुर का है, जहां पर क्या है, विशाल सौर ताप विद्युत संयंत्र, ये नागपुर का ही दृश्य दिखाया गया है। कितना बड़ा सोलर सेंटर वहां पर पैनल्स लगा के तैयार किया गया है। आगे देखते हैं, एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां सौर तालाब का निर्माण किया गया है, यानी कि सौर तालाब, सोलर पोंड बना दिया गया। ये देखिए, ये सोलर पोंड कहां पर है, भुज के अंदर। अभी भुज आपको बताया था, भुज में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, वहां सोलर पोंड बना दिया गया है। कहां पर, सौर तालाब गुजरात के भुज, जो कच्छ जिले में है, स्थित है। इसी तरीके से नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, वहां पर तो सोलेक्स नाम के ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं। इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आप लिख लीजिए, नई दिल्ली में सोलर रिक्शा सोलेक्सा के इस दिशा में भी एक सफल प्रयास है। आप ये देख सकते हैं, ये सोलेक्सा का चित्र दिखाया गया है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो प्रदूषण की दर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर हमने परंपरागत स्रोतों में भी पढ़ा था कि जो सीएनजी गैस है, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो गया है। साथ के साथ सोलेक्सा नाम के जो सोलर से चलने वाले रिक्शा भी आ गए हैं। ई रिक्शा तो और आ रहे हैं, उनके साथ साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले रिक्शा भी वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे लिखिए, तो हम कह सकते हैं अंत में कि भारत में जो
बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति है, यानी कि डे बाय डे क्या हो रही है, डिमांड तो बढ़ रही है, तथा जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को हम क्या करें, कम करें। तो उस कम करने के लिए क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन स्टार्ट किया गया 2011 के अंदर। राष्ट्रीय सोलर मिशन स्टार्ट किया गया 2010 में। नोट कर लीजिए, 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन का क्या किया गया, शुभारंभ कर दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा भविष्य के आर्थिक विकास की क्या है, एक पूंजी है, धरोहर है, और सोलर मिशन से हम क्या कर सकते हैं, इस पूंजी की प्राप्ति में एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दिशा में बड़ा एक कदम है। ये जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन कब प्रारंभ किया गया था, 11 जनवरी 2010 से प्रारंभ किया गया था। और ये सरकार के कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आखिर में देखते हैं इसके लाभ और हानियों पे बात कर लेते हैं। एक सवाल इस पे भी आता है कि जो भी ऊर्जा है उसका कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लाभ पे चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग से ही हम बात कर रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके हैं कि इसके लाभ क्या है। बहुत आसानी से उपलब्ध हो रही है और सर्वव्यापी है, सबके लिए उपलब्ध है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, ऐसी एकमात्र ऊर्जा है। आप ये देखिए, यह असमाप्य है, यानी कि इसका अनंत, इसके जो स्रोत हैं वह अनंत हैं, चिरकाल से ही आप ये देख रहे हैं सौर ऊर्जा हम इस्तेमाल में लेते ही आ रहे हैं, पर तकनीक का इस्तेमाल अभी हुआ है। दूसरा खास फायदा है, प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक ऐसी एनर्जी है, सोलर एनर्जी। विशेष रूप से आप देख सकते हैं, हम पूर्ण रूप से क्या हो सकते हैं, ऊर्जा पर क्या हो सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता आ जाएगी अगर सौर ऊर्जा के होंगे उपयोग। इसी तरीके से इसमें एक बार लगाने के बाद लो मेंटेनेंस आती है, यानी कि कोई खर्चा नहीं होता। प्रारंभ में खर्चा लगता है, उस पर भी सरकार क्या देती है, रियायत देती है। इसी तरीके से जो आपका बिजली का बिल आएगा उसमें भी सरकार रियायत दे रही है, और वह आपका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, लो एनर्जी बिल आएंगे आपके। इसी तरीके से पर्यावरण के लिए भी ये एक क्या है, बहुत अच्छा उपहार है, जो पूरी तरीके से पर्यावरण को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। जो भूमंडलीय ऊष्मन जैसी समस्याओं से आज हम त्रस्त हो रहा है पूरा विश्व, उन समस्याओं के निराकरण करने में सौर ऊर्जा एकमात्र सबसे अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ और स्रोत भी हैं जिन पे आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, ये सभी क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं जिन पे डिटेल में हम आगे और बात करेंगे। इसी तरीके से जो भी है सौर ऊर्जा जहाँ है उसका अपना एक मूल्य होता है, जो कि जिसका भविष्य में हम निरंतर उसका उपयोग कर सकते हैं। हानियों में बात करेंगे तो मात्र छोटी सी कुछ हानियां हैं इसकी, नोट कर लीजिए। कैसा है, शुरू में जब इसको लगाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन बैटरीज होती हैं, वह सिलिकॉन और फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं। इसका एक बार लगाने के उपरांत फिर कोई खर्चा नहीं होता। तो शुरू में इसमें थोड़ा खर्चीला होता है, पर मैंने आपको जानकारी दी कि सरकार क्या कर रही है, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि भी प्रयोजित कर रही है। तो ये इसके फायदे हैं। और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है। जब स्रोत है जहाँ से इसको भेजा जाता है, तो इसके जब ऊर्जा का वितरण होता है तो उसमें बर्बादी देखने को मिलती है। तो ये तो सभी प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों में इस तरीके की बर्बादी देखने को मिलती है। परंतु हम ये तो जान गए कि सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोतों में एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।